Recording in progress. Okay, so starting from the states of matter, सबसे पहले आपके पास states of matter में solid, liquid और gases मौजूद हैं. Solid, liquid और gases के अंदर, solid, liquid और gases के अंदर जो kinetic particle theory है, हमने वो डिस्कस करनी है. बेटा इधर प्लीज इधर ध्यान दो. सबसे पहले देखो, सॉलिड के अंदर शेप होता है फिक्स, वॉल्यूम होगा फिक्स, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल स्ट्रॉन्ग होगी. लेकिन लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होगा बिल्कुल, और फोर्सेस जो है ना वो वीक होंगी सॉलिड के मुकाबले, लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगी गैसेस के मुकाबले. गैसेस में तो कोई फोर्सेस है ही नहीं, ना होने के बराबर है. सही है. और फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक तब होती है जब अपोजिटली चार्ज हो. हम अभी बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की. सही है. इंटर पार्टिकल फोर्सेस कह लो इनको. वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होगा कभी भी, शेप इसका फिक्स नहीं होगा गैस का कभी भी. हमारे पास जो भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना सॉलिड के अंदर, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, वो कॉम्पैक्टली या टाइटली पैक्ड होते हैं. और इसके अलावा लिक्विड के अंदर वो लूजली अरेंज्ड है. सही है. थोड़े से फर्दर अपार्ट होंगे और फार अपार्ट होते हैं गैसेस के अंदर. जब आप बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की या मोड ऑफ मोशन की, तो मोड ऑफ मोशन जो है वो वाइब्रेटिंग है. मोड ऑफ मोशन कैसा है? वाइब्रेटिंग है. किसके अंदर? पार्टिकल्स के अंदर मोड ऑफ मोशन वाइब्रेटिंग है, यानी कि अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे. ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे. दूसरी तरफ ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड के अंदर हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. ये कंटिन्यूअसली अपनी जगह चेंज कर रहे हैं. लेकिन गैसेस के अंदर क्या रैंडम मूवमेंट है, फर्दर अपार्ट या फार अपार्ट मूव कर रहे हैं एक दूसरे से. सही है. यूं समझ लो कि जो लिक्विड है उसके अंदर फिर भी कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं. गैसेस में तो कोलिजन भी बहुत कम होती है, आपस में रैंडम मूवमेंट होती है. लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर हीट इंक्रीज करोगे, कहाँ पे हीट इंक्रीज करो? सॉलिड के अंदर. अगर आप हीट इंक्रीज करोगे तो उनका जो वाइब्रेटरी मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज होगा. कोलिजन अभी नहीं आएगा, वो अपनी जगह छोड़ देंगे. जैसे वो अपनी जगह से मूव आउट करेंगे, जैसे वो अपनी जगह, अभी तो अपनी जगह पे फिक्स है ना, अभी तो उनका वॉल्यूम और उनका शेप जो है वो फिक्स था. जैसे वो अपनी जगह छोड़ेंगे तो छोड़ते ही जो है वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिक्विड. ठीक है बेटा. सॉलिड में कैसे कोलिजन हो रही है? सॉलिड के पार्टिकल्स तो अपनी जगह है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स तो अपनी जगह पर है, तो वाइब्रेटरी मोशन बढ़ रहा है ना. तो ये तो चेक करो कि हम बात किसकी कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं सॉलिड की अभी. ठीक है. फिर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? कंप्रेसिबल नहीं है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक सॉलिड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल टू पार्टिकल अरेंज होगा, कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज है, तो जगह है ही नहीं. जब बीच में स्पेस ही नहीं है तो आप कंप्रेस कैसे करोगे? अगर कंप्रेस करने की फिर भी कोशिश करें तो सॉलिड टूट जाएगा. ठीक है. हीट का क्या इफेक्ट होता है? अपॉन हीटिंग जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रैंडम मूवमेंट बढ़ जाती है, और इनके अंदर कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा. इफेक्टिव कोलिजन तब होता है जब रिएक्शन हो रहा हो. अभी फिलहाल आप ये कहेंगे भाई कोलिजन बढ़ जाएगा. जब कोलिजन बढ़ेगा तो एक वक्त आएगा कि ये अपनी जगह छोड़ देंगे. जैसे ही अपनी जगह छोड़ेंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी. स्टेट कब चेंज होगी? जब आप इतना हीट कर दो कि जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर जाए. जो एनर्जी हीट से आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगी, तो पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ देंगे, और छोड़ के जब वो निकलेंगे तो वो स्टेट चेंज हो जाएगी. वो सॉलिड से बन जाएंगे गैस. क्या बन जाएंगे? वो गैस बन जाएंगे. सही है. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपके पास जो लिक्विड के ऊपर होता है, लिक्विड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन बहुत स्लाइट सा कंप्रेशन शो करते हैं. बहुत हाई प्रेशर पर बहुत स्लाइट सा कंप्रेशन शो कर सकते हैं लिक्विड, बहुत हाई प्रेशर पर. जबकि अगर आप बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की गैसेस में, तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल. आप हीट की बात करते हैं, हीट जो है वो गैसेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उनका, उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. आप अगर बात करते हैं गैसेस की, तो पार्टिकल्स जो है ना वो फार अपार्ट मूव करना शुरू हो जाता है. एक तो ये कि जो पार्टिकल्स थे वो वैसे ही रैंडम मोशन में थे, रैंडम मूवमेंट में थे, अपनी जगह चेंज कर रहे थे बार बार, और अब क्या होगा? वो
बहुत दूर दूर मूव करना शुरू हो जाएंगे हीट मिलने पर। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास एक अगला पार्ट इसी टॉपिक का आता है चेंजेस का, स्टेट के चेंजेस का। अगर गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो इस प्रोसेस को डी सब्लिमेशन कहा जाता है। अगर गैस डायरेक्टली आप कन्वर्ट करते हो सॉलिड में तो उसको कहते हैं डी सब्लिमेशन, और अगर सॉलिड को फौरन से बहुत ज्यादा हीट देके कन्वर्ट कर दिया जाए गैस में तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। इसी तरह से जो आपके पास लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। पार्टिकल्स दूर दूर थे, आप उसको फ्रीज करते आ रहे हो, आप उसके अंदर एनर्जी कम करते आ रहे हो, आप उसकी हीट कम करते आ रहे हो, पार्टिकल्स करीब आते हैं और एक जगह पे आके फिक्स हो जाएंगे। मूवमेंट स्लो डाउन होती चली जाएगी और होते होते वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि लिक्विड स्टेट में थे, पार्टिकल्स अलग अलग मूव कर रहे थे, तुमने टेम्परेचर लो किया, तुमने एनर्जी लो गई, तुमने उनकी हीट कम करी तो वो अपनी जगह पे एक जगह आके फिक्स हो गए। याद रखो, हीट कम करना, टेम्परेचर कम करना या कूल डाउन करने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं। याद रहेगा, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बढ़ती हैं। जबकि इसी को रिवर्स कर दो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाती हैं जब आप हीट बढ़ाते हो। सही है, याद रहेगा ये जुमला। सही, क्योंकि तुमसे एग्जामिनर रीजन पूछता है अक्सर इन कन्वर्जन्स के अंदर, तो रीजन है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बेस करता हुआ। आप हमेशा रीजन दोगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे रिलाई करके, ठीक है। अगर सॉलिड के अंदर हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का मतलब ये कि सॉलिड कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड, ठीक है भाई। अब अगर लिक्विड को फर्दर हीट प्रोवाइड करोगे तो एवापोरेट हो जाएगा। देखो, गैस को हीट प्रोवाइड करी, सॉलिड बन गया। हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं गैस को सॉलिड बनाने के क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम लोग, और सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करें तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कहलाएगा प्रोसेस, मेल्टिंग कहलाएगा। अच्छा, लिक्विड को जब एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगी। और गैस को अगर कूल डाउन करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाती है। यहां तक की बात क्लियर। अब इन एलिमेंट्स को अगर आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पैटर्न में या वेरिएंट में समझो तो प्लस शो कर रहा है एंडोथर्मिक और माइनस शो कर रहा है एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी चेंज। यस, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि भाई हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, रिलीज आउट हो रही है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हाँ, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करे, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जो कि हीट रिलीज करे। तो भाई यहाँ पे तो इन्होंने रिएक्शन कह दिया, मैं इसको रिएक्शन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये प्रोसेसेस है। ये कन्वर्जन रिएक्शन नहीं है, ये कन्वर्जन प्रोसेस है। प्रोसेस में और रिएक्शन में फर्क है। रिएक्शन क्या होता है कि ए बी में कन्वर्ट हो गया। लेट सपोज सोडियम क्लोराइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो ये रिएक्शन। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को हीट प्रोवाइड कर दो, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो जाए, तो ये क्या है, ये प्रोसेस है। समझ आ रहा है? हाँ, आप अगर लेट सपोज किसी का केमिकल फॉर्मूला चेंज करते हो तो रिएक्शन होता है। अगर आप उसकी स्टेट चेंज करो तो वो एक सिंपल प्रोसेस है। तो यार यहाँ पे ना एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ये आपके पास कन्वर्जन हो रहा है जब सॉलिड से गैस की तरफ तो हीट रिलीज आउट होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। सॉलिड गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वेरी गुड। और गैस सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए रिलीज होगा। अच्छा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए रिलीज आउट करेगा, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एब्जॉर्ब करेगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो भाई इससे रिलेट कर लो, जब जब पार्टिकल्स करीब आएंगे, जब पार्टिकल्स करीब आएंगे तो उनके अंदर से हीट निकलेगी। जब पार्टिकल्स को दूर भेजाना होगा तो उनको हीट देनी पड़ेगी। सिंपल हो गया। अच्छा, सब्लिमेशन कैसे डिफाइन होता है? इट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस बाय प्रोविजन ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक in nature and the particles move apart. Condensation, it is the conversion of gas into liquid by release of energy. This process is called exothermic and the molecule move closer to each other. इसके बाद आपके पास जो कंडेंसेशन और सब्लिमेशन है, इसी
तरह के पैटर्न पे आप बाकी की डेफिनेशन भी बना सकते हो कि मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग है। आपने सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट बताना होगा सबसे पहले कि भाई अब लेट्स सपोज फ्रीजिंग हो रहा है तो इस स्टेट से स्टेट में जा रहा है, एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी ली जा रही है, ये मेंशन करोगे। पार्टिकल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ये मेंशन करोगे। सही है, 3 पॉइंट मेंशन कर दो कि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। सही है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहती है ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सारे के सारे पार्टिकल्स हर वक्त कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। सारे के पार्टिकल्स, भले वो सॉलिड स्टेट में, भले वो लिक्विड में, या भले वो गैसियस स्टेट में, वो मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और दे आर इन कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन। कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये है कि भाई वाइब्रेटरी मोशन है ना, तो वो मोशन में आ जाएगा। मूवमेंट नहीं हो रही है, अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं भी कर रहे तो भी वो अपनी ही जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो कह रहे थे डिग्री टू विच द पार्टिकल्स मूव इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर particles, amount of energy they have and their relationship with other particles। यहां पर ना ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो गैस स्टेट है, जो क्या है आपके पास गैस स्टेट है, गैस स्टेट है तो उसका देखो एक एग्जांपल इवन ऑन ए लिक्विड गैस सॉलिड में। सही है, मैं आपको ये कहता हूँ कि यार एक काम करो, इसको ना वाटर अज्यूम कर लो, क्योंकि वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है ना। वाटर लिक्विड भी है, वाटर सॉलिड भी है आइस की शक्ल में, और वाटर गैस भी है। तो भाई बिलो या एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 के दरमियान में वाटर होगा लिक्विड, और 100 से ऊपर वाटर क्या होगा, गैस होगा। सही है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये बताया जा रहा है कि भाई टेम्परेचर बताया क्या जा रहा है, टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा पार्टिकल्स की क्या मूवमेंट होगी। फर्दर अपार्ट मूव कर रहे हैं, फार अपार्ट मूव कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट हो रही है, तेज हो रही है, या एक ही जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं, ये सब कौन बता रहा है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बता रही है। सही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, 2 पॉइंट पर्टिकुलरली जिसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है, जिसके ऊपर स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज किस पे हो रही है, स्टेट चेंज किस पे हो रही है, कॉपी कर रहे थे, ओके कर लो। स्टेट चेंज किस पे हो रही है भाई, जरा समझिएगा। स्टेट चेंज हो रही है जब सॉलिड से लिक्विड में, तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जब सॉलिड से लिक्विड में तो क्या कहलाएगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हाँ 0 ही होगा सॉलिड से लिक्विड में। अब मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेंज नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, उसका जो 0 होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है बिलो 0 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा आपके पास, पर्टिकुलरली फ्रीज कब हो रहा है आप ये मेंशन कर रहे हो। मेल्टिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे कन्वर्जन होगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, स्टेट चेंज हो रहा है। हाँ जहां स्टेट चेंज हो रही है। वो जैसे ग्राफ में होता है, एक स्लैंट लाइन होती है और एक स्लो। हाँ एक स्लोप बनता है, तो वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए गुजरेगा। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब 0 होगा, अब जब एग्जैक्टली टेम्परेचर 0 होगा तो स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, दोनों होगी, चेंज हो रही होगी, क्योंकि एग्जैक्टली 0 किसी का भी नहीं होगा। अगर सॉलिड था 0 पे पहुंचा तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड था 0 पे पहुंचा तो सॉलिड हो जाएगा, इसलिए दोनों स्टेट्स होंगी। सही है, दोनों साइड से आप चल रहे हैं। मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है कि भाई आपके पास किसी भी सॉलिड को जब आप कन्वर्ट करें लिक्विड में, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट करोगे गैस में तो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब है, जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो। अच्छा एक बात ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है कि जो भी चीज प्योर होती है उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो भी चीज क्या होगी, फिक्स्ड होगी, जो भी चीज प्योर होगी उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। और ये चीज ही यूज होती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का फिक्स होना यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए कि भाई कोई भी सब्सटेंस वो प्योर है या नहीं। और दूसरी तरफ अगर उसमें इम्प्योरिटीज शामिल होंगी तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो हो जाएगा। पानी है, प्योर है, डिस्टिल्ड वाटर है ना, तो 0 और 100 मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर वही पानी
आपके पास, भाई जरा समझना इस बात को, अगर वही पानी आपके पास 2 चम्मच नमक घोलने के बाद ऑब्जर्व किया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो चुका होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, एक तरफ हीटिंग कर्व और दूसरी तरफ कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व कूलिंग कर्व से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। हीटिंग कर्व क्या है, फॉर एग्जांपल इन दिस हीटिंग कर्व फॉर वाटर इज शोन, लाइक आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें शो कर रहा है कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट्स मौजूद है। टेम्परेचर -100 से स्टार्ट किया, 0 पे पहुंचा तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और फिर 100 पे पहुंचेगा तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, कूलिंग कर्व में उल्टा हो रहा है कि भाई जो चीज गैसियस स्टेट में मौजूद थी 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब वो 100 की तरफ आएगी तो 100 के ऊपर एग्जैक्टली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे वो 0 पे पहुंचेगी तो 0 के ऊपर वो एग्जैक्टली एट 0 वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से वो डिफ्यूजन से रिलेटेड होते हैं। अब वो 100 से 0 पे जो आ रहा है, हाँ, उस दौरान जो प्रोसेस होगा वो मतलब वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट करता है ना। लेटेंट हीट नहीं है ये, नहीं देखें 100 से 0 के ऊपर तुम कह रहे हो लेटेंट हीट। नहीं ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, स्लैंट लाइन, हाँ हाँ, एनर्जी गेन होती है। कितने एनर्जी, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सही, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर चाहिए, वो आपके पास, मतलब टेम्परेचर जो होगा ना वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन हीट कितनी चाहिए वो टेम्परेचर प्रोवाइड करके आप एक्चुअली तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो हीट कितनी चाहिए, वो हीट आपके पास जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। अब जब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने, मतलब 1 किलो पानी ले लिया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और उस पानी की अगर स्टेट चेंज करनी है, लिक्विड से उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो एग्जैक्टली कितनी हीट लगी, वो अमाउंट ऑफ हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस दौरान टेंपरेचर चेंज नहीं होता। हाँ, इस दौरान आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता क्योंकि वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मौजूद होगा। सही है, अच्छा फिजिक्स का ही टॉपिक है एग्जैक्टली। डिफ्यूजन केमिस्ट्री का अलबत्ता, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अगर आप हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन की तरफ, किसी भी हाई से लो की तरफ किसी भी सब्सटेंस को मूव कराते हो तो मूवमेंट की कुछ पर्टिकुलैरिटीज होती है, जैसे कि भाई जिसका जितना ज्यादा वजन होगा वो उतना स्लो चलेगा। अगर किसी का 30 है, किसी का 20 है, 20 वो मॉलिक्यूलर मास है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सही है, इस पे डिपेंड कर रहा है। एग्जांपल इसमें बहुत कॉमनली दी जाती है HCl की और NH3। ये NH3 जो है उसका ओवरऑल आपके पास बनता है 17, HCl का बनता है 36.5, 35.5 क्लोरीन का, और 1 जो है वो हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 और क्या कहते हैं नाइट्रोजन का 14 मिला के 17। तो भाई 17 वाला तेजी से दौड़ेगा और HCl जो है ना वो स्लो चल रहा होगा जब वो डिफ्यूज हो रहे होंगे, तो जो इन दोनों का क्लैश आएगा ना वो इस साइड पे ज्यादा आ रहा है। सही है, सेंटर में आना चाहिए ना वैसे तो, लेकिन नहीं, इस साइड पे ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ट्रेवल कर चुका होगा, वो कम ट्रेवल कर रहा होगा उसने। सही है, सेंटर में कब होता है, जब दोनों से, जब दोनों का मास बराबर। अच्छा, और आपने वो टेस्ट में सवाल आया था, ये चीज यही लग रही थी कि ना हाँ। इस तरफ ज्यादा हुआ, मतलब इस तरफ कम था, और बीच में इसने ना जहाँ पे आपने ये जो बूटा बनाया ना इसको उसका हाँ। पॉइंट एक्स कह दिया। इसको नहीं वो जो जहाँ पे ये वाला इसको पॉइंट point एक्स, x का सही है। सही है, उसने बोला कि यहाँ पे ना वो कंपाउंड कौन सा बना। अच्छा, तो इन दोनों को रिलेट कर दो, जो दिया हुआ है HCl और NH3 हाँ, यही रिएक्ट है। करवा दो, क्या बनेगा? NaCl, NCl NCl बनता है। NCl क्या होता है? NH4Cl हाँ हाँ, सही क्या कहते हैं बताओ? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बात है यार, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के ना प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। हाँ, उसमें लिखा था प्रेसिपिटेट।
अमोनियम क्लोराइड के क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, स्मोक की शक्ल में दिखते हैं हमें इनिशियली ना, ऐसा सफेद सफेद सा धुआं धुआं सा नजर आएगा, फिर बाद में वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स नजर आएंगे। सही है। अच्छा भाई, कह रहे गैस इज लाइटर इन मास, मूव्स फास्टर। गैस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स दूर दूर है, उतना मास नहीं होगा वॉल्यूम के रेशियो पे। सही है, तो इसलिए ज्यादा तेज मूव करेगी। जो गैसेस डिफ्यूज होती हैं कहीं पर भी, किसी भी पार्टिकल के हवाले से आप बात कर लें, गैसेस उन सब के मुकाबले ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होंगी, लिक्विड के मुकाबले भी। और अगर आप बात करते हैं कि भाई इस मूवमेंट के ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही होती है, तो एक तो मास है, दूसरा टेम्परेचर, सही है, तीसरा वॉल्यूम, चौथा सरफेस एरिया, या आप जिसको आप कह लें कि वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी अकाउंटेबल बना लो, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर वाइस वर्सा होता है। सही है, मतलब अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बारे में पूछा हुआ है, इस तरह से रिलेशन पूछ सकते हैं कि भाई तो तुम क्या करोगे, उसका मास कैलकुलेट करना और बता देना जो लाइटर मास है वो ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, फिर ये बता रहे हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो हायर द टेम्परेचर इज द हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड वाइस वर्सा। आपके पास एक ठंडे पानी के अंदर अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो वो स्लो डिफ्यूज करेगा, गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो वो फास्टर मूव करेगा। सही है, काइनेटिक एनर्जी। यस। केस नंबर 2 पे वो क्या कह रहा है कि भाई लिक्विड ब्रोमीन अगर प्लेस की जाए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, टेम्परेचर ठंडा रखोगे नीचे पड़ी रहेगी, जमा हो जाएगी। टेम्परेचर हाँ थोड़ा सा हीट कर दो, पूरा जो जार होगा ना कॉनिकल फ्लास्क होगा पूरा ब्राउन हो जाएगा, फ्यूम्स हो जाएंगे सब। ठीक है, सेम सोल्यूशन था, सेम केमिकल था, लेकिन ब्रोमीन का, लिक्विड ब्रोमीन सेम था, लेकिन जब टेम्परेचर लो था तो मूव नहीं कर रहा, डिफ्यूज नहीं कर रहा, एक जगह जमा हो गया। सही है, और जब टेम्परेचर हाई किया तो डिफ्यूज होना शुरू हो गया। ठीक है। Bromine is liquid at room temperature, and due to evaporation, the molecules with high kinetic energy will leave the surface of the liquid bromine. ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। We're going to talk about the questions, past paper questions इससे related। पहले मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर। अच्छा सर, ये जो